नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए एक ऐसी महामैराथन की वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसमें आपको एनसीईआरटी उसी के साथ पीवाईक्यू एंड पेडागोजी इन तीनों को मात्र एक वीडियो में खत्म किया जाएगा। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी जिसमें आपको एनसीईआरटी पीवाईक्यू यानी कि सीटेट के एग्जाम में पूछे गए सोशल साइंस के क्वेश्चन और पेडागोजी मिल जाए। आज की यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए एक ऐसी महामैराथन वीडियो होगी जिसमें आपको पूरा का पूरा कंटेंट मात्र एक वीडियो में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे शुरू। पहला क्वेश्चन, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां, गंगा तथा यमुना के दोआब क्षेत्र, दक्कन तथा कोंकण। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा सेकेंड वाला विकल्प, सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियां, जहां पर लोगों ने 8000 वर्ष पहले रहना शुरू कर दिया था। ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 से 3 बार क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर आपको मैंने बताया 8000 साल पहले लोगों ने कहाँ पर रहना शुरू कर दिया था? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में रहना शुरू कर दिया था। उसी के साथ स्त्री और पुरुष, यहाँ पर लिखना चाहूंगा, स्त्री और पुरुष इन दोनों ने गेहूं की फसल और जौ की फसल, इन दोनों को सर्वाधिक यानी कि सबसे पहले कहां पर उगाया था? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में उगाया था। क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि गेहूं और जौ जैसी फसलें महिला तथा पुरुषों ने कहां पर उगाई थी? तो राइट आंसर है आपका सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियां, जहां पर लोगों ने 8000 वर्ष पहले निवास यानी कि रहना शुरू कर दिया था। वहीं पर गेहूं जौ जैसी फसलें उगाई जानी शुरू कर दी गई थी। वहीं पर जैसे आपके गाय हो गए, बैल हो गए, भेड़ हो गए, बकरी हो गई, ये सभी जानवर भी वहां पर पाले जाने लगे थे। इसलिए आपका ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र, यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है प्राचीन काल में मगध के नाम से किसको जानते थे? दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पहला वाला विकल्प, गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसको किस नाम से जानते हैं? मगध के नाम से जानते हैं। वर्तमान में ये दोस्तों मगध कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बिहार स्टेट में। यहाँ पर पहला वाला विकल्प इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कहता है कि प्रदीप्ति व्रत है व्रत जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है। व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। विषुव पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं। एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12 बजे सूर्य की स्थिति। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपका सेकेंड वाला करेक्ट आंसर होगा। व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है, दिन को रात से विभाजित करता है, ठीक है। एक तरफ आपकी रात है, दूसरी तरफ आपका दिन है, ठीक है। इसको विभाजित करता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रदीप्ति व्रत बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? पृथ्वी के बारे में आपके यहाँ पर कथन दिए गए हैं जिनको आपको यहाँ पर पहचानना है सही वाला कथन। चलिए यहाँ पर देखते हैं। पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 अंश का कोण बनाती है। यहाँ पर पहला वाला गलत है। कैसे गलत है? यहाँ पर बात कहेगी पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा नहीं है, बल्कि कैसी है? काल्पनिक है। कल्पना करके ये जितनी भी आपकी अक्षांश रेखा हो गई या देशांतर रेखाएं हो गई या अक्ष वाली रेखा हो गई, ये सभी आपकी कैसी हैं? काल्पनिक है, ना कि वास्तविक है। यहाँ पर गलत है। पृथ्वी की एक अक्ष वास्तविक रेखा की बात कही गई है, इसलिए ये भी यहाँ पर आपका गलत होगा।
पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। चौथा कहता कि पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं 66.5 डिग्री की, ठीक है, इसका कोण बनाती है इसका अक्ष, जो कि ये कैसा है, काल्पनिक है। कक्षीय समतल का कोण कितना है, 66.5 है, इसलिए यहाँ पर थर्ड वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आखेट खाद्य संग्राहक के स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। क्वेश्चन का मतलब है कि दोस्तों प्राचीन काल में क्या हुआ करता था, जब लोगों के पास ना ही फसल हुआ करती थी, ना ही खाने के लिए उनके पास ज्यादातर सामग्री हुआ करती थी, तब वे क्या करते थे, आखेट करते थे। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, जंगली जानवरों को मारना, उनका मांस खाना। खाद्य संग्रह का मतलब होता है जंगलों से प्राप्त फल फूल हो गए, कंदमूल हो गया, ठीक है, पत्ते हो गए, इनको वे लोग इकट्ठा करके खाया करते थे अपना पेट चलाने के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि आखेट खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। यहाँ पर जो आपके लोग थे खाद्य संग्राहक आखेटक, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते ही रहते थे, ठीक है। यहाँ पर आपके 3 विकल्प जाते रहते थे उसके बारे में ठीक होंगे, परंतु यहाँ पर नहीं लगा है। आपको गलत वाला कथन पहचानना है कि जो खाद्य संग्राहक थे वे एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, उसके बारे में गलत आपको बताना है। एक स्थान पर रहने की संसाधनों में कमी हो जाती थी, तब वे लोग क्या करते थे, दूसरे स्थान पर चले जाते थे। यहाँ पर ये तो आपका करेक्ट दिया गया है। उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे, ये भी दोस्तों वे करते थे, क्योंकि जो जानवर हैं उनका वो पीछा करेंगे तभी तो जानवर का शिकार कर पाएंगे। ये भी एक कारण है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। तीसरा यहाँ पर है संसाधनों के लिए अन्य आखेट खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना। क्या वे दोस्तों संघर्ष करने के लिए जाया करते थे? ऐसा मेरे को यहाँ पर किसी भी प्रकार की पुस्तक में जानकारी नहीं मिली है, ना ही संघर्ष करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर वो लोग जाया करते थे। ये यहाँ पर आपका गलत है। जल संसाधनों की खोज के लिए वे एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे पानी की उपलब्धता के लिए। यहाँ पर दोस्तों गलत आपका थर्ड वाला है, गलत आपका यहाँ पर थर्ड वाला है, इसलिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूं आपने क्वेश्चन यहाँ पर समझा। अब आते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की, जो कि एनसीईआरटी से मैंने यहाँ पर आपके लिए दिए हैं। यहाँ पर है आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यहाँ पर बताया गया है, अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के फलों जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण है कि यदि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले भी इनके पीछे जाया करते थे। यानी कि यहाँ पर आपका स्टेटमेंट भी दिया गया है कि वे उन जानवरों का पीछा करते थे जिनका वो शिकार करते थे। जानवर को भी जरूरत पड़ती थी घास खाने के लिए, इसलिए वो दूसरी जगह पर जाते थे, परंतु आखेट को क्या करना था, उसको शिकार करना था, इसलिए वो भी जानवर का पीछा करता था। यहाँ पर मैंने 2 स्टेटमेंट आपको बता दिए। तीसरा भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तीसरा कारण है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे जीवित रहना संभव नहीं होता है, इसलिए पानी हो गया, झील झरने नदियों के आसपास ही वो लोग घूमा करते थे। तो मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ बता दिया। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की। कहता है कि दांती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वह था चोल राजा था, प्रतिहार प्रधान था, राष्ट्रकूट प्रधान था या पल्लव प्रधान था। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रकूट प्रधान। राष्ट्रकूट जो वंश है इसकी जो स्थापना की थी वो दंती दुर्ग ने की थी। इसने क्या किया था, हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था।
आखिर दोस्तों हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान होता क्या है, चलिए आपको यहाँ पर समझाते हैं। यदि कोई शासक या कोई भी व्यक्ति क्षत्रिय नहीं है, क्या नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, अगर वो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करवा लेता है तब वो क्षत्रिय कहलाने लगता है, यानी कि क्षत्रिय योग्य हो जाता है। आपने यहाँ पर समझा, यानी कि हिरण्यगर्भ एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति उस दौर में करवा लेता था तो वो क्या कहलाता था, क्षत्रिय कहलाता था, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। तो इसलिए मैंने आपको बताया वो राष्ट्रकूट प्रधान का था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, जिसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान भी किया था। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस है एक जनजाति, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, एक परंपरागत नृत्य, एक उष्णकटिबंधीय पशु। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा सेकेंड वाला ऑप्शन, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, जो कि ब्राजील का है, उसको ब्राजील में बोलते हैं कंपोस। जितने भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं उनको ब्राजील में क्या बोला जाता है, कंपोस बोला जाता है। अफ्रीका में सवाना बोला जाता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पर कहता है कि एक पुस्तक में स्त्रियों को चित्र गृहिणियों एवं घरेलू सहायिकाओं यानी कि मेड के रूप में है तथा पुरुषों के चित्र अभियंताओं एवं पायलटों के रूप में है। इस तरह का चित्रण संभावनीय रूप से बढ़ावा देगा। क्वेश्चन का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो एक पुस्तक है, किसी भी पुस्तक आप मान लीजिएगा, उसमें जो स्त्री है, स्त्री को गृहिणी एवं घरेलू सहायिकाओं के रूप में दिखाया गया है, जबकि पुरुष जो हैं उनको अभियंताओं एवं पायलटों के रूप में दिखाया गया है। ऐसी जानकारी किसको बढ़ावा देगी, जेंडर सशक्तिकरण को, जेंडर नाटकीयकरण को, जेंडर रूढ़िवाद धारणा बनाना या जेंडर समरूपता। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला विकल्प, जेंडर रूढ़िवाद धारणा को चुनौती देगा, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति है वो केवल गृहिणियों एवं सहायिकाओं के रूप में दी गई है, यानी कि रूढ़िवाद धारणा के रूप में दी गई है, जबकि पुरुष को यहाँ पर अभियंताओं और पायलटों के रूप में दिखाया गया है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों आपका थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवाद धारणा बनाना। चलिए दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की। कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? परीक्षा में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रोलियम, ऊर्जा, यातायात या इस्पात। यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करूं, इस्पात। इस्पात जो दोस्तों होता है उसको आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। किसको? इस्पात उद्योग को बोला जाता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पाठचर्या के सूत्रीकरण और मूल्यांकन कार्यविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही है? बच्चों को उनसे ना संभालने वाला गृह कार्य नहीं देना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए? ये आपका सिद्धांत नहीं है। इसे बच्चे के चहुमुखी यानी कि चहुमुखी सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। ये यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। जो शारीरिक दंड देते हैं उन्हें सख्त चेतावनी देनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। बच्चों को अनुशासित रूप से अपने विचारों को व्यक्त या प्रकट करने का निर्देशन देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर है आपका बी वाला, यानी कि सेकेंड वाला यहाँ पर करेक्ट है। बच्चों के चहुमुखी विकास यानी कि सभी प्रकार के विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए, जो कि शिक्षा अधिकार 2009 का एक सिद्धांत यहाँ पर ज्यादातर प्रचलित है। चलिए दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसेस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था? यहाँ पर दोस्तों परीक्षा के लिए क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। एक शिलालेख में कहा गया है दोस्तों दिल्ली का जो सुल्तान है खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें कौन कौन से गुण हैं? मोसेस और सोलोमन जैसे गुण उसके अंदर हैं। उस सुल्तान का नाम आपको यहाँ पर बताना है। सिकंदर लोदी है, फिरोज शाह तुगलक, वलवन, अलाउद्दीन खिलजी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें कैसे गुण बताए गए हैं, मोसिस तथा सोलेमान जैसे गुण उसके अंदर विद्यमान है, एक शिलालेख में ऐसा कहा गया है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि भारतीय संविधान के क्षेत्र में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के अवसर प्रदान उपलब्ध कराती है? कौन कराती है? बच्चों को भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को याद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल गलत होगा, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, याद करना, रटाना, व्याख्या देना, अगर ये शब्द आते हैं तो ये आपके गलत हो जाते हैं। बच्चों को अध्ययन केस स्टडी उपलब्ध करानी चाहिए, जिनमें लोग भारतीय संविधान में उल्लिखित विभिन्न अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करते हैं। यहाँ पर पहला तो आपका गलत है ही, दूसरा यहाँ पर आपका राइट है। वकील को आमंत्रित किया जाना चाहिए, वकील अकील किसी को नहीं यहाँ पर आमंत्रित किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, केवल और केवल बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की। अगर एक विद्यार्थी एक जिले की जनसांख्यिकी विशेषताओं को समझने के लिए एक परियोजना विकसित करने का प्रस्ताव रखता है, निम्नलिखित में से किसकी संभावना के रूप में आवश्यकता होगी? यानी कि विद्यार्थी जो है वो जनसांख्यिकी विशेषताओं को समझना चाहता है, उसका प्रस्ताव है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, किसकी संभावना के रूप में उसको आवश्यकता होगी? घरों के सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित आंकड़े, भारतीय जनगणना के आंकड़े, पटवारी ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों के आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं। अतीत में उभरी जनसांख्यिकी विशेषताओं के आधार विशेषताओं के बारे में समाचार पत्र में दी गई सूचना। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा भारत की जनगणना के आंकड़े। यहाँ पर इससे बच्चा जिले की जनसांख्यिकी विशेषता को समझ पाएगा, क्योंकि भारत की जनगणना के आंकड़े से ही। चलिए दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आ चुका है 14 नंबर का क्वेश्चन। एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? जैसे आप लोग मान लीजिए किसी भी स्टेट से हो, जैसे आपको यूपी में काम करना है, उत्तर प्रदेश में काम करना है, उत्तर प्रदेश का जो मेन है राजनेता है वो आपको वहां पर काम करने नहीं देता है, तब इसमें आपका कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? तो समानता का होगा, स्वतंत्रता का होगा, शोषण के विरुद्ध का होगा, संवैधानिक उपचारों का होगा। करेक्ट दोस्तों यहाँ पर होगा स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ पर ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की। यहाँ पर कहता है कि ऑर्गेनिक खेती में फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में संशोधन किया जाता है। प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। भारत में केवल कपास के उत्पादन की अनुमति दी गई है। यहाँ पर क्वेश्चन आप यहाँ पर समझ चुके होंगे, यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती की बात कही गई है। ऑर्गेनिक यानी कि एकदम प्राकृतिक रूप से जो खेती की जाती है, जिसमें कोई मिलावट ना हो, ना किसी प्रकार के उर्वरक का प्रयोग किया गया हो। तो यहाँ पर इस प्रकार राइट आंसर होगा थर्ड वाला विकल्प, प्राकृतिक खाद, यानी कि जो गोबर की खाद होती है गांव में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी। कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिक खेती में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका थर्ड वाला आंसर करेक्ट होगा, बाकी सभी यहाँ पर आपके गलत दिए। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि पोर्टफोलियो आकलन में आवश्यक होते हैं विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह, एक निश्चित अवधि में शिक्षक द्वारा दिए गए कार्यों व परीक्षा पत्रों का संग्रह। पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले कार्यों या वस्तुओं के चयन हेतु एक मानदंड। यहाँ पर आपको सही विकल्प बताना है, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आपको यहाँ पर बता देते हैं। पोर्टफोलियो आकलन में आवश्यक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। किन किन में होते हैं? विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह करने में भी आवश्यक होते हैं। एक निश्चित अवधि की यहाँ पर बात कही गई है, यहाँ पर इसलिए गलत हो चुका है। पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले कार्य या वस्तुओं के चयन हेतु मानदंड, ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इस प्रकार आपका यहाँ पर बी गलत है, बाकी ए और सी यहाँ पर करेक्ट है। ए और सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। यहाँ पर थर्ड वाला विकल्प बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 की। मानव इतिहास में कौन सा काल युग
सबसे लंबा है? सबसे लंबा युग कौन सा है? पुरापाषाण युग, महापाषाण युग, मध्यपाषाण युग या नवपाषाण युग? यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर आपका होगा पहला विकल्प। पुरापाषाण काल जो है दोस्तों ये सबसे लंबा है। कैसा है? सबसे लंबी अवधि इसी की है। अगर मैं बात करूं मानव इतिहास की, किसकी? मानव की जो 99 यानी कि 99% जो घटनाएं घटित हुई हैं वो किस काल में घटित हुई हैं? वो आपके पुरापाषाण काल में ही मानव की 99% घटनाएं घटित हुई हैं। परीक्षा में आपके ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 99% मानव इतिहास की घटनाएं किस काल में घटित हुई हैं? तो पुरापाषाण काल में घटित हुई हैं। और सबसे लंबी अवधि किसकी है? पुरापाषाण काल की सबसे लंबी अवधि है। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आपकी पूछा गया है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? ये भी दोस्तों परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको फुल डिटेल्स के साथ बेहतरीन तरीके से हर चीज़ों को समझा दूंगा। यहाँ पर किसने कहा कि जो रजिया है वो अपने भाइयों से भी कई गुना योग्य है, सक्षम है? तो अल बिरूनी ने कहा, बदायूनी ने कहा, मिनाज ए सिराज ने कहा, जियाउद्दीन वर्नी ने कहा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका थर्ड विकल्प। मिनहाज ए सिराज ने क्या बोला कि रजिया जो है अपने भाइयों से भी अधिक योग्य है, सक्षम है। तो यहाँ पर दोस्तों मिनहाज ए सिराज का ये कथन है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए कुछ एनसीईआरटी के साथ मैंने आप लोगों के लिए चीजें देने का प्रयास किया है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य तथा सक्षम थी, लेकिन फिर भी एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। ये दोस्तों कथन वे बहुत यहाँ पर फेमस है। इसलिए जो एग्जामिनर होगा, जो पेपर बनाने वाला व्यक्ति होगा या टीचर कह लो उसको, ठीक है, तो उसने यहाँ पर इस चीज को पढ़ा होगा। फिर पढ़ने के बाद उसने यहाँ से क्वेश्चन बना लिया। मिनहाज ने क्या बोला दोस्तों? रजिया जो है अपने भाइयों से अधिक योग्य है, सक्षम है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ लिया। इसलिए यहाँ पर मिनहाज ए सिराज जो कि एक इतिहासकार था, ठीक है, उसी ने ये बोला था। अब यहाँ पर आगे भी यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। 1240 में सिंहासन से हटा दिया गया था रजिया को। बैठी कब थी? 1236 में बैठी थी। 1240 में इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया सिंहासन से। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है, क्योंकि क्यों प्राप्त है हमारी संसद में? मतलब कि व्यवस्था में संसद को इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, इसे न्यायपालिका को नजरअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, संसद में सभी शक्तियां निहित या प्रदान हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो यहाँ पर होगा आपका थर्ड वाला राइट। यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए दोस्तों इसके पास अधिकार प्राप्त हैं संसद के पास, क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए, सभी लोकतांत्रिक देशों से उम्मीद की जाती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। ये तो सभी लोग जानते हैं, करेक्ट कहा गया है। कथन बी, ये आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। ये भी दोस्तों यहाँ पर करेक्ट बोला गया है, यानी कि दोनों ही कथन यहाँ पर राइट हैं। यहाँ पर कौन सा राइट होगा? पहला विकल्प यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? यहाँ पर आपके स्थल दिए गए हड़प्पा कालीन के। यहाँ पर आपके 3 स्थल हड़प्पा से संबंधित है, बल्कि एक यहाँ पर नहीं होगा, उसी को आपको पहचान कर बताना है। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। राखीगढ़ी, सोत का कोहे, गंवेरी वाला, चिरांद। यहाँ पर दोस्तों जो आपका चिरांद है, चिरांद दोस्तों ये पड़ता है बिहार का, जो कि एक पुरा स्थल है। क्या है? ये एक पुरा स्थल है, पुरा स्थल है बिहार राज्य का, जो कि हड़प्पा स्थल से संबंधित नहीं है।
इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका 4 वाला विकल्प। 4 वाला विकल्प यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 की। कहता है कि कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है। अभिकथन कहता है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाना उत्तरोत्तर रूप से जटिल एवं चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। कारण है कि भारत के शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाने के लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षित समाज वैज्ञानिकों की कमी है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका स्टेटमेंट है यानी कि कथन है वो यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान पढ़ाना उत्तरोत्तर रूप से जटिल एवं चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। बिल्कुल करेक्ट बोला गया है, लेकिन कारण यहाँ पर आपका गलत है। इसलिए ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। थर्ड वाला विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। खाली जगह में प्राचीन शैल चित्रकला मिली। परीक्षा में आपके ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको बताना क्या है। कर्नाटक तथा तमिलनाडु है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा 4 ऑप्शन, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। ठीक है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर साउथ उत्तर प्रदेश जो है यहीं से आपके क्या प्राप्त हुए हैं, शैल चित्रकला प्राप्त हुई है। यहाँ पर ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो था परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित हैं जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। यहाँ पर दोस्तों कृषि जो की जाती है विश्व के ऐसे क्षेत्र में ही की जाती है जहां पर फसल के लिए वो क्षेत्र उपयुक्त हो, यानी कि संकेंद्रित हो, वहाँ के कारक भी वहाँ पर विद्यमान होने चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला यहाँ पर दोस्तों कैसा है, करेक्ट दिया गया है। ऊन, डेयरी, कुक्कुट का मतलब होता है मुर्गा पालन उत्पाद कृषि तंत्र निर्गतों के अंतर्गत ही आते हैं, यानी कि ऊन जो प्राप्त होती है भेड़ों से प्राप्त होती है। और जो डेयरी यानी कि दुग्ध उत्पादन वाले जो पशु हैं, भैंस हो गए, गाय, बैल, इन सभी जानवरों को ये लोग पालते हैं, इसीलिए ये भी दोस्तों कृषि के अंतर्गत आते हैं। पशुपालन भी, मुर्गा पालन भी आपके, और ये सभी आते हैं कृषि के अंतर्गत। मत्स्य पालन भी आपका आता है। तो यहाँ पर दोनों आपके राइट हैं। दोनों आपके कैसे हैं, यहाँ पर दोनों आपके राइट आंसर होंगे। थर्ड विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। यहाँ पर कहता है कि संघवाद से तात्पर्य है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना, देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना, केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार, न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति है। यहाँ पर संघवाद आपसे पूछा, क्या पूछा है, संघवाद पूछा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना। एक या एक से अधिक स्तरों वाली सरकार को संघवाद के नाम से दोस्तों जानते हैं, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 की। कहता है कि वीरशैववाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर बसवन्ना, अल्वा प्रभु, चोखामेला, अक्कम महादेवी। यहाँ पर अगर मुख्य तौर पर मैं बात करूं, जो वीरशैववाद परंपरा है, कौन सी, वीरशैववाद जो परंपरा है, इसको शुरू किया था वासवन्ना। किसने, वासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने इसको शुरू किया था। तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए वासवन्ना। अगर आपके 4 विकल्प इनमें से दिए रहते तब आपको मारना कौन सा था, आपको वासवन्ना मारना था, क्योंकि मुख्य तौर पर नेतृत्व वीरशैव आंदोलन का वासवन्ना ने ही किया था। परंतु यहाँ पर 4 विकल्प हैं आपके, इसमें व्यक्ति कुछ और ऐड कर दिए गए हैं। यहाँ पर चोखा मेला कोई भी वीरशैव आंदोलन से नहीं जुड़ा था, ये नाम का उल्लेख नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर सी को छोड़कर सभी राइट हैं। सी जिन जिन ऑप्शन में होगा पहले वो यहाँ पे आपके गलत हो जाएंगे। बचेगा आपका थर्ड वाला, इसलिए थर्ड यहाँ पर विकल्प आपका राइट माना गया है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 की। कहता है कि सामाजिक विज्ञापन संकेत करता है, क्या संकेत करता है, सामाजिक सभाओं में जाकर
विज्ञापन बनाने की तरफ। विज्ञापन बनाने में समाज के भिन्न भागों के लोगों को शामिल करने की तरफ, या सामाजिक संदेश वाले विज्ञापन बनाने की तरफ, सामाजिक समारोह में विज्ञापन बनाने की तरफ। सामाजिक विज्ञापन जो संकेत करता है वो करता है सामाजिक संदेश वाले विज्ञापन की तरफ। करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला विकल्प। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 की। कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ग्रामीण भारत के जीवन के बारे में यहाँ पर सही है। भारत में कुल किसानों में लगभग हर पांचवें में से 4 बड़े किसान हैं। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है हर 5 में से 4 बड़े बड़े किसान हो। यहाँ पर ऐसा है 5 किसानों में से दोस्तों 1 किसान आपका थोड़ा बड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति है, ना कि दोस्तों 4-5 में से 4 किसान बड़े हैं। पहला यहाँ पर गलत है। भारत में किसानों को जब अपेक्षित पैदावार नहीं मिलती है तब वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट बोला गया है दोस्तों। जो किसान होते हैं कई बार उनको वो आत्महत्या भी कर लेते हैं कर्ज के कारण। यहाँ पर आपका सेकंड वाला बिल्कुल राइट है। छोटे किसान अपनी ऋण संबंधी जरूरतों के लिए मुक्ता बैंकों पर आश्रित रहते हैं। ऐसा दोस्तों नहीं है कि मुक्ता बैंकों पर ही वो लोग आश्रित रहें। यहाँ पर करेक्ट आंसर बी वाला होगा। केवल और केवल बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 की। कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथनों पर मतलब कि सही कथनों का आपको यहाँ पर चयन करना है। कथन पहला, भारत में 60% परिवार खेतीहर मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं। गांव में सीमित आय उपार्जन के अवसरों के चलते खेतीहर मजदूर दूरवर्ती स्थान प्रवेश करते हैं। किसानों से नियमित रोजगार की चाहत में खेतीहर मजदूर बाजार में प्रचलित वेतन से कम वेतन स्वीकार करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है भारत के किसानों के बारे में। किसान आपके भारत में कम से कम 80% तो हैं ही, क्योंकि 80% लोग क्या करते हैं खेतों में काम करते हैं। यहाँ पर आपका 60 है, इसलिए पहला वाला यहाँ पर गलत दिया गया है। गांव में सीमित आय उपार्जन के अवसरों के लिए खेतीहर मजदूर क्या करता है दूरवर्ती स्थानों पर जाता है। बिल्कुल दोस्तों क्या करता है जाता है। यहाँ पर ए वाला तो आपको गलत ही लग रहा है। ए आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, बी बचा और आपका बी सी बचा। तो यहाँ पर कौन कौन से राइट होंगे दोस्तों, यहाँ पर आपके ये दोनों आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, बी और सी यहाँ पर में राइट आंसर होंगे, बी और सी, बी और सी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे में रहते थे, वे कहाँ पर में रहते थे आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत। ऋग्वैदिक काल की यहाँ पर बात कही गई है। भारत के लोगों का जो समूह रहता था उस दौर में वो रहता था उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर और पश्चिम भारत में निवास करता था। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। आ चुका है। कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई। कीमतों में भारी गिरावट होने से जन सामान्य लाभान्वित हुए। अनेक देशी रियासतों के ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत कर दी। युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी, जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर 4 वाला विकल्प इसका राइट आंसर दिया गया है। क्या कहता है, युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई। ठीक है, उसी के साथ क्या हुआ, जिससे भारत के जो उद्योग हैं उनमें क्या आया, विस्तार आया। यानी कि उद्योग आपके नए नए खुलने लगे थे। क्यों खुलने लगे थे, क्योंकि दोस्तों क्या हुआ था, आपका प्रथम विश्व युद्ध आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल गई थी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 वाला विकल्प इसका होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 कहता है कि संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं। राज्य के 2, 3, 4, 5। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा यहाँ पर 3 जो हैं भारतीय संविधान के अनुसार
राज्य के अंग होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं यहाँ पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। संविधान के 3 अंग विधायी, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिका यहाँ पर लिखना चाहूंगा। विधायिका, कार्यपालिका और एक आपकी न्यायपालिका। ठीक, ये 3 आपके होते हैं राज्य में, तो इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और इसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में 3 तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। कितने तरीके से दोस्तों? 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है आपकी परीक्षा में। तीनों तरीके मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस राजस्व बंदोबस्त के तहत किसको जिम्मेदारी सौंपी? किस चीज की? राजस्व एकत्रित करने के लिए किसको जिम्मेदारी दी? गांव के मुखिया को दी। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था। उस बंदोबस्त का नाम दोस्तों था, क्या नाम था? महालवारी बंदोबस्त। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था। महालवारी बंदोबस्त के तहत होल्ट मैकेंजी, होल्ट यहाँ पर लिखना चाहूंगा। होल्ट जो मैकेंजी है उसने ही किसको शुरू किया था? उसने ही दोस्तों महालवारी बंदोबस्त को 1822 में लागू किया गया था। होल्ट मैकेंजी ने क्या कहा? उसने कहा कि इसकी जो जिम्मेदारी होगी राजस्व इकट्ठा करने की, वो गांव के मुखिया को होगी। तो परीक्षा में एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तीसरा आपका इसी टाइप से पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा महालवारी बंदोबस्त, जिसमें गांव के मुखिया को राजस्व एकत्रित करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बंदोबस्त आपका 1822 में लागू किया गया था। होल्ट मैकेंजी ने इसको लागू किया था। इतना आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं स्थायी बंदोबस्त, जो कि 1793 में लागू हुआ था दोस्तों। लॉर्ड जो कॉर्नवालिस था, कौन था? कॉर्नवालिस जो था उसने इसको शुरू किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया था, जो कि आपके दक्षिण भारत, बिहार हो गया आपका, बंगाल हो गया, उड़ीसा, ये वाला कहाँ पर? बिहार, यहाँ पर लिखना चाहूंगा बिहार, उड़ीसा आपका हो गया, और यहाँ पर बंगाल, इन इलाकों में इसने लागू किया था। जबकि मैंने आपको बताया महालवारी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया था? उत्तर भारत, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, पंजाब हो गया, हरियाणा आपका हो गया, आगरा आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपके कुछ मेन जगह हैं जहां पर महलवारी बंदोबस्त को लागू किया गया था। ये रैयतवारी आपके दक्षिणी भारत यानी कि मद्रास वाले इलाकों में लागू किया गया था 1820 में। मैंने आपको सब कुछ बताया, एक बार आप यहाँ पर देख लीजिएगा। स्थायी बंदोबस्त 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, रैयतवारी 1820 में थॉमस मुनरो ने, महलवारी दोस्तों 1822 में होल्ट मैकेंजी ने, जिसने गांव के मुखिया को जिम्मेदारी दी थी, होल्ट मैकेंजी ने। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि जुलू क्या है? जुलू दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति, दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय पशु, दक्षिण अफ्रीका का एक परंपरागत नृत्य। जुलू दोस्तों क्या है? जुलू एक प्रकार की क्या है? ये दोस्तों एक प्रकार की जनजाति है। अफ्रीका में निवास करती है जनजाति। अफ्रीका में ही विश्व की सर्वाधिक जनजातियां यहीं पर आपकी पाई जाती हैं। तो पहला वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। कहता है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का यानी कि ईसा मसीह का शिष्य सेंट थॉमस आए, गोवा में आए, कर्नाटक में आए, तमिल में आए या केरल में आए? कहाँ पर आए थे ये दोस्तों? ये आए थे केरला में। ठीक है, केरल आपका एक राज्य है जो कि आपके दक्षिण भारत में पड़ता है। वहीं पर ईसा मसीह का एक शिष्य सेंट थॉमस आया था, जिसने संपूर्ण भारत में ईसाई धर्म फैला दिया। कौन सा धर्म फैला दिया? ईसाई धर्म इसी ने ही फैला दिया था पूरे भारत में। सेंट थॉमस को श्रेय जाता है ईसाई मिशनरी जो कि एक था, यहाँ पर केरल था। केरल की अगर मैं बात करूं, आपकी काली मिर्च हो गई, क्या होगी? काली मिर्च हो गई,
गरम मसाला जैसी चीज़ें आपकी हैं, ये सभी दोस्तों केरल में ही आपकी पाई जाती हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ केरल से जुड़ी जानकारी। यहाँ पर है सबसे पहले अरबी और एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। यहाँ पर अरब से कई व्यापारी यहाँ आए, आकर बस गए। इब्न बतूता जो करीब 700 साल पहले यहाँ पर आया था, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। मुसलमान समुदाय की यहाँ पर बड़ी इज्जत है केरला में, ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। वास्को डी गामा जहाज की सहायता से ये भी दोस्तों केरल के तट पर ये भी पहुंचा था। यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, यहूदी रहते हैं, इस्लामिक रहते हैं, ईसाई रहते हैं, हिंदू रहते हैं, बौद्ध रहते हैं। यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों? मैं केरला की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर केरला की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ मछली पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल किया गया। चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? चीना वला कहते हैं। तलने के लिए लोग बर्तन इस्तेमाल करते थे, उसे चीना चट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीना चट्टी कहते हैं। केरल की जो भूमि है, भूमि यानी कि जमीन उपजाऊ है। यहाँ पर चावल बहुत किया जाता है, ठीक है। चावल की खेती यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है। लोग यहाँ के चावल खाते हैं, मछली खाते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पर केरल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता दी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 की। बैरोमीटर का प्रयोग होता है वर्षा मापने के लिए, तापमान मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, समुद्र के स्तर को मापने के लिए। बैरोमीटर जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। करेक्ट आंसर थर्ड विकल्प यहाँ पर दिया गया है। चलिए दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 की। कहता है कि यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? सीएनजी है, पीएनजी है, एलपीजी है, केजी6 है। तो एलपीजी कौन सी यहाँ पर होगी? तो सीएनजी। कौन सी गैस दोस्तों? सीएनजी, जो कि वर्तमान में कार हो गई, आपके ऑटो हो गए, ठीक है, सभी में ये यूज की जाती है। कौन सी गैस दोस्तों? सीएनजी, जो कि पर्यावरण अनुकूल है, यानी कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाती है सीएनजी वाली गैस। तो करेक्ट आंसर पहला विकल्प आपका होगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 नंबर का क्वेश्चन, लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपके इतिहास से उठाकर पूछा गया है। लद्दाख में पाए जाने वाला गम्पास है बौद्ध विहार यानी कि मंदिर, बकरी की प्रजाति है या किस्म है, सोल की किस्म है या बौद्ध भिक्षु है? तो दोस्तों गम्पास जो हैं ये बौद्ध विहार मंदिर हैं। बौद्धों के जो मंदिर हैं जहाँ पर इनके निवास स्थल होते हैं, इनको बोलते हैं गम्पास। क्या बोलते हैं? गम्पास बोलते हैं। जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं? लद्दाख में आपके गम्पास पाए जाते हैं। लद्दाख की मैं बात करूं, ठीक है, लद्दाख में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? बौद्ध रहते हैं और उसके साथ मुस्लिम यहाँ पर बाहुल्य क्षेत्र आपके पाए जाते हैं। लद्दाख में मुसलमान और बौद्ध, इनकी जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा है। एक बात यहाँ पर याद रखेंगे, केसर सागा। केसर सागा एक दोस्तों यहाँ पर ग्रंथ है। केसर सागा एक ग्रंथ है जो कि कहाँ का है? ये दोस्तों तिब्बत का है। तिब्बत का ग्रंथ है, परंतु गाया कहाँ जाता है? लद्दाख में गाया जाता है। यहाँ पर लोग इस पर नाटक भी खेलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पहला वाला विकल्प बता दिया जो कि गम्पास से संबंधित है। चलिए बात कर लेते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन की। कहता है कि, क्या कहता है? सफ़ी तथा हनपी है। सफ़ी हनपी क्या है? इस्लामी वास्तुकला शैलियाँ हैं। सऊदी अरब में स्थान है। न्याय के इस्लामिक सिद्धांत है। 2 इस्लामिक शासकों के नाम हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा न्याय के इस्लामी सिद्धांत। किसके? न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं आपके सफ़ी और हनपी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। कोलकाता बंदरगाह में स्थित है या कहाँ पर स्थित है? गंगा सागर पे है, बंगाल की खाड़ी पे है, हुगली नदी पे है या भागीरथी नदी पे है? तो दोस्तों जो आपका कोलकाता बंदरगाह है वो दोस्तों आपका किस नदी पे है? यह है हुगली नदी।
हुगली नदी के तट पे है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, यानी कि ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है। आप इन क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सभी चीजें मात्र एक वीडियो में करवाने वाला हूँ। वीडियो को फटाक से लाइक करिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए बात करते हैं 41 नंबर के क्वेश्चन की। पुरु यदु भरत का वेदों में उल्लेख किस तरह है? ये दोस्तों क्या हैं आपके? ये जन हैं, राष्ट्र हैं, राजन हैं या दस्यु हैं? तो ये भी क्वेश्चन परीक्षा में ही पूछा गया है। यहाँ पर होगा जन, ठीक है। जैसे पुरु यदु भरत, इन मतलब कि जनों का उल्लेख देखने को मिलता है वैदिक काल में, ठीक है, जो कि एक तरीके के कबीले हुए करते थे। क्या हुआ करते थे? कबीलाई जनजातियां आपकी हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके जन हैं। जन के राजा को राजन बोला जाता था, जन का जो शासक हुआ करता था उसको राजन बोला जाता था, परंतु यहाँ पर आपका पहला वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि ऋग्वेद की मूल रचना भाषा में हुई है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो दोस्तों संस्कृत में हुई है। किसमें? प्राक संस्कृत में दोस्तों इसकी रचना हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर संस्कृत वाला बिल्कुल राइट कथन यहाँ पर आपका होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जो सबसे जो कम जनसंख्या है वो है ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर कहता है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में या दक्षिण चीन महासागर में? यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करूं, लक्षद्वीप जो है ये आपका पड़ता है अरब सागर में। कहाँ पर में? अरब सागर में पड़ता है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 की। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यानी कि मरुस्थल का एक उदाहरण है? आपको मरुस्थल का उदाहरण यहाँ पर बताना है। लद्दाख, सुंदरवन, कोंकण, पश्चिमी घाट। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा मरुस्थल, जो कि लद्दाख। लद्दाख एक आपका मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? आपका ठंडा है या गर्म है? ये आपका ठंडा मरुस्थल है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला इसका करेक्ट आंसर होगा मरुस्थल आपसे पूछा है। सुंदरवन आपका क्या है? सुंदरवन आपका एक डेल्टा है। क्या है? आपका एक डेल्टा है। कोंकण क्या है? कोंकण आपका तट है, जो कि आपके गोवा वाले में पड़ता है, ठीक है, कोंकण तट। पश्चिमी घाट आपका कुछ भी एक मतलब कि पश्चिमी घाट है जहाँ पर जैव विविधता आपकी देखने को ज्यादातर मिलती है, परंतु यहाँ पर करेक्ट आंसर मरुस्थल आपसे पूछा है तो लद्दाख वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। 47 कहता है कि कथन ए तथा वी को यहाँ पर पढ़िएगा। कथन ए तथा वी को यहाँ पर पढ़िएगा। चलिए दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ। जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा राइट है। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूं 1817 की, 1817 में एक दार्शनिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री, यानी कि मैं बात कर रहा हूं जेम्स मिल की। किसकी? जेम्स मिल जो है दोस्तों ये आपका एक दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था और एक ये अर्थशास्त्री भी था। कहाँ का था? स्कॉटलैंड का था। कहाँ का था दोस्तों? स्कॉटलैंड का था। इसने क्या किया? 1817 में क्या किया? इसने एक पुस्तक लिखी, एक बुक लिखी, जिसका नाम क्या था? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इसने लिखा। जिसमें क्या इसने बोला? इसने इसको 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट। एक तो था आपका मतलब कि यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा, एक पहला आपका था हिंदू। पहला कौन सा था? हिंदू था। दूसरा दोस्तों क्या था? मुस्लिम था। दूसरा आपका था मुस्लिम था। तीसरा दोस्तों क्या था? ब्रिटिश था। ठीक है, यानी कि उसने 3 भागों में इस पुस्तक को बांट दिया। हिंदू भारत यानी कि हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया यानी कि मुस्लिम भारत, ब्रिटिश भारत, 3 पार्टों में इसने डिवाइड कर दिया। परंतु बी वाले में कहा गया इसने प्राचीन, मध्य,
आधुनिक में बांटा नहीं, मैंने आपको क्या बताया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा। तो यहाँ पर पहला वाला तो करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर होगा 4 वाला राइट आंसर। ए सही है किंतु वी गलत है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर 48 नंबर के क्वेश्चन की। ईरान जाने वाले रास्ते पर वोलन दर्रे के समीप कौन सा स्थान है? परीक्षा में आपके पूछा गया क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है। तो ईरान जाने वाले रास्ते पर बोलन दर्रे के पास समीप स्थान है वाराणसी, दिल्ली, मेहरगढ़ या कोलकाता। करेक्ट आंसर होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि ईरान जाने वाले रास्ते बोलन दर्रे के पास समीप में पड़ता है। मेहरगढ़ महत्वपूर्ण है, चलिए इसके बारे में भी यहाँ पर जान लेते हैं। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु कैसे होता है, जो कि आपकी पुस्तक में दिया गया है और यहीं से क्वेश्चन भी पूछा गया है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते वोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं, जौ उगाना तथा भेड़ बकरी पालना शुरू मतलब कि सीखा था। एक चीज आप हमेशा ही याद रखोगे, एक तो यहाँ पर बात कहेगी ये मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ में क्या हुआ, स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं जौ उगाया। एक जगह आपको देखने को मिलता है सुलेमान, क्या मिलता है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं, वहां पर भी महिला और पुरुषों ने गेहूं जौ उगाया सबसे पहले। दो ऐसे स्थान है, मेहरगढ़ और सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, तो ये दोनों आप याद रखेंगे। यहाँ पर भी लोगों ने उगाया। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं, हिरण की, सुअर की, ठीक है, इन सभी की हड्डियां मिली हैं। तो यहाँ के जो मकान हुआ करते थे कैसे हुआ करते थे, चौकोर एवं आयताकार घरों के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर इतना आप याद रखेंगे जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया, तो इतनी महत्वपूर्ण है मेहरगढ़ के बारे में यहाँ पर जानकारी। चलिए बात करते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन की। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? किस सुधारक द्वारा की गई थी? ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, पंडिता रमाबाई, बेरसिलिंगम पुंदलू, ताराबाई शिंदे। करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा होगा, ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे जिन्होंने स्त्री पुरुष नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें महिलाओं तथा पुरुषों की क्या की गई थी, आलोचना की गई थी, महिलाओं और पुरुषों की आलोचना की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों डी यानी कि 4 विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मैं बात करूं पेरियार की, इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। कौन सा आंदोलन? आत्मसम्मान यानी कि स्वाभिमान आंदोलन किसने किया शुरू? स्वाभिमान आंदोलन पेरियार जी ने शुरू किया था। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 4 वाला होगा। पंडिता रमाबाई कौन थी? ये संस्कृत की एक विदुषी थी, संस्कृत की एक विदुषी थी, यानी कि विद्वान तो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि विद्वान जो शब्द है वो पुरुषों के लिए प्रयोग में किया जाता है, महिलाओं के लिए विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये संस्कृत की प्रकांड विदुषी थी, इनको संस्कृत अच्छी आती थी, इसलिए इनको पंडिता की उपाधि दी गई थी। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ताराबाई शिंदे होगा, जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना की। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर कहता है कि गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले? सही विकल्प का चुनाव करें। यहाँ पर दोस्तों ये जो क्वेश्चन है जनवरी 2024 वाली परीक्षा में आपके पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर मैंने आपको पहले ही बताया है, सुलेमान और किरथर की हिल्स, यानी कि सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियां हैं वहीं पर लोगों ने सबसे पहले गेहूं एवं जौ जैसी फसल उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर 4 वाला विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 की। किस स्थान पर उत्तर की ओर सिर करके मृतकों को रखना एक सामान्य प्रथा थी? इनाम गांव, बुर्ज होम, मेहरगढ़, भीमबेटका। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर इनाम गांव इसका राइट आंसर होगा। जहां पर क्या था दोस्तों, इनाम गांव में था मृतक थे, यानी कि जिनकी मौत हो जाती थी उनको जो दफनाया जाता था, उनका सिर जो सिर हुआ करता था वो उत्तर की ओर करके उनको दफनाया जाता था इनाम गांव में। यहाँ पर पहला करेक्ट है। इनाम गांव दोस्तों ये कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र के पुणे में पड़ता है, घोड़ नदी के तट के किनारे, जो कि एक नदी है उसकी सहायक नदी के किनारे पड़ता है, मैं आपको बताऊंगा। बुर्ज होम की मैं बात करूं, ये कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है?
कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पर लोगों को गर्तों यानी कि गड्ढों में दफनाया जाता था, दफनाया नहीं जाता था, गड्ढों में लोग निवास करते थे, गड्ढे खोदकर उसके अंदर रहा करते थे। मेहरगढ़ को मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो कि बोलन दर्रे के पास एक समीप हरा भरा मैदान था। भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों मध्य प्रदेश एमपी में पड़ती हैं। तो मैंने आपको करेक्ट आंसर बताया इनाम गांव, इनाम गांव। ओके, तो यहाँ पर कुछ इनाम गांव से संबंधित तथ्य हैं आपके सामने। ठीक है, तो यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे जगह है। भीमा की सहायक नदी के किनारे घोड़ की एक जगह है। ठीक है, इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्कों को गड्ढों में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था, उनका सिर उत्तर की ओर होता था। तो महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ पर महत्वपूर्ण लाइन है, सिर उत्तर की ओर उनका होता था। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? यहाँ पर मेहरगढ़ की बात कर रहा हूँ, जो कि भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे दोस्तों स्थित है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, यानी कि यमएच यानी कि महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनका सिर उत्तर की ओर, कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता थे। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के साथ भी पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान में दफनाया गया था। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा, कायांतरित सेल उच्च ताप दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। संगमरमर एक कायांतरित सेल है। तो दोस्तों, सेल आपकी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आग्नेय हो गया, दूसरा यहाँ पर कायांतरित हो गया, तीसरा आपका कौन सा होता है? अवसादी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके तीनों राइट हैं, तीनों आपके यहाँ पर बिल्कुल राइट दिए गए हैं। तीनों आपके यहाँ पर कैसे हैं? तीनों आपके बिल्कुल सही हैं। बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 की। पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? पेरिया पूर्णम जो कि एक तमिल कृति है। तमिल कृति को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? संगम साहित्य के नाम से जानते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। तो दोस्तों आते हैं इसके क्वेश्चन पर। तमिल कृति है पेरिया पूर्णम, किसके बारे में जानकारी देती है? सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में, राजाओं और रानियों के बारे में, विद्वानों और कवियों के बारे में, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 4 वाला विकल्प। साधारण पुरुषों व महिलाओं के बारे में जानकारी है पेरिया पूर्णम, जो कि एक तमिल कृति है। चलिए दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 की। शैल चित्रकला कहाँ मिले? मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की गुफाओं से, जम्मू तथा पंजाब की गुफाओं से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा यानी कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसको मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। शैल चित्रकला जो है ये दोस्तों मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से प्राप्त हुए थे। पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन आपसे पूछा है यहीं से पूछा है, इस चित्र से पूछा है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे, ठीक है, उनमें कुछ दीवारों पर भी मिले हैं। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर किसके चित्र मिले हैं? शैल चित्रकला। यहाँ पर लिखा है शैल चित्रकला, जो कि मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। बस इतने ही स्टेटमेंट से दोस्तों क्वेश्चन एग्जामिनर ने आप लोगों से यहाँ पर पूछ लिया। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न यानी कि 55 नंबर के क्वेश्चन की। अभिकथन ए, डॉक्टर BR अंबेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर में प्रवेश आंदोलन की अगुवाई की। कथन ए है। कथन बी, डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि लोग यह देखें कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। तो दोस्तों दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं। उन्होंने आंदोलन की शुरुआत भी की थी मंदिर प्रवेश करने के लिए। उन्होंने किस लिए की थी? कि वो जानना चाहते थे कि भारत के समाज में जो पूर्वाग्रह की जड़ें हैं वो कितनी गहराई तक गई हुई हैं। तो दोनों कथन आपके राइट हैं, सही व्याख्या भी है। पहला वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर कहता है कि वंदगा शब्द को मध्ययुगीन काल में किसके लिए उपयोग किया गया? कुलीनों के लिए, गवर्नरों के लिए, गुलामों या दासों के लिए, अभिजात वर्गों के लिए। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, करेक्ट आपका होगा थर्ड वाला।
गुलामों या दासों के लिए वंदगाह शब्द, जो कि एक फारसी भाषा का शब्द है। कैसा है? फारसी भाषा का शब्द है। इसको इस्तेमाल किया गया था गुलाम या दासों के लिए। अगर मैं बात करूं दिल्ली सल्तनत की, उस दौरान गुलाम आपके खरीदे जाते थे। क्या किया जाता था? गुलामों को खरीदा जाते थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ये गौरी का गुलाम था जिसको खरीदा गया था। आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो शासक हुआ करता था यानी कि जो सम्राट या राजा था, वो गुलामों पर अपने पुत्र से भी बढ़कर विश्वास रखता था। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड वाला कथन बिल्कुल राइट है। चलिए बात करते हैं 57 नंबर के इस क्वेश्चन की। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग। भूमि उपयोग मुक्ता अपनी इस्तेलाकृति द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो कथन है वो एकदम महत्वपूर्ण है। भूमि के उपयोग की यहाँ पर बात कही गई है। किसके उपयोग की? भूमि के। भूमि का उपयोग से आशय केवल कृषि एवं वन के लिए? जी ऐसा नहीं है। जो भूमि होती है, भूमि पर लोग मकान बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, यानी कि सभी प्रकार का जो जीवन निर्वहन है वो भूमि पर ही आश्रित है। यहाँ पर केवल कृषि की बात करी गई है और केवल वन की बात करी गई है, इसलिए आपका स्टेटमेंट गलत होगा। दूसरा, भूमि मुक्ता अपनी इस्तेलाकृति के द्वारा निर्धारित नहीं होती है। भूमि के लिए विभिन्न प्रकार की जरूरत होती है, उनके कारक होते हैं। यहाँ पर दोनों आपके गलत हैं, यानी कि सी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। सी विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर आपके गलत हैं। चलिए बात करते हैं 58 नंबर के क्वेश्चन की। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। अंदर से आपको बाहर की ओर जाना है। आप लोग जानते हो 3 परतें होती हैं। नंबर 1 सबसे ऊपर आपकी कौन सी होती है? परपटी होती है। उसके बाद में आपकी कौन सी होती है? मेंटल होती है। और तीसरे नंबर पे आपकी होती है क्रोड। क्रोड के 2 भाग होते हैं, आंतरिक क्रोड और आपकी बाहरी क्रोड। ठीक है, आंतरिक वाली सबसे नीचे आएगी, उसके बाद में बाहरी आएगी, फिर आपकी मेंटल, उसके बाद में परपटी। अब आपको यहाँ पर बताना है, अंदर से बाहर बताना है। परपटी आपकी ऊपर होती है इसलिए गलत होगा। मेंटल आपकी बीच में होती है, गलत होगा। आंतरिक क्रोड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आंतरिक के बाद बाहरी क्रोड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद दोस्तों मेंटल आता है, फिर परपटी आती है, इसलिए यहाँ पर डी विकल्प करेक्ट आंसर होगा। डी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 की। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, किस में करती हैं? मृदा में नमी बनाए रखने के लिए, मृदा से जल के प्रवाह को मंद करने के लिए, अवनालिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने के लिए, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा अपरद के संरक्षण में। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका डी विकल्प। यानी कि जो रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं वो पवन में करती हैं। जब हवाएं चलती हैं तो वो क्या करती हैं? मिट्टी को उड़ा के दूसरी जगह पर ले जाती हैं। उसी की रोकथाम के लिए क्या किया जाता है? रक्षक मेखलाएं आपकी मदद करती हैं पवन की गति को रोकने के लिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 की। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है? हिमोड, लोयस, तटबंध, समुद्री गुफा। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, हिमनद के निक्षेपण को हिमोड बोलते हैं। करेक्ट आंसर आपका पहला होगा। लोयस किसका निक्षेपण है? ये दोस्तों है पवन का। किसका है? पवन का निक्षेपण है, जो कि सर्वाधिक आपके चीन में पाए जाते हैं। कहाँ पर? चीन में आपके सर्वाधिक पाए जाते हैं। तटबंध किसका है? ये दोस्तों नदी का निक्षेपित आकृति है। समुद्री गुफा किसका है? ये दोस्तों सागर यानी कि समुद्र का ही है। तो मैंने आपको यहाँ पर सभी चीजें बता। वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए यहीं तक था। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पर 60 आउट ऑफ 60 क्वेश्चन पूरे के पूरे करा दिए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।